जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार मध्य निषद सिपाही का प्रैक्टिस सेट जो है 12 देखेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने 11 तक कंप्लीट कर लिया है और आपका जो प्रैक्टिस सेट हम लोग ये लगा रहे हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन बुक से लगा रहे हैं, जिसमें आपको टोटल 30 सेट दिया गया है। तो हम लोग इसको 30 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। ये हम लोग का जो है प्रैक्टिस जो सेट है ये 12 है। यदि आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग का जो पहला प्रश्न है यह कह रहा है कि जो विचार का डर किसकी रचना है। तो विचार का जो डर है यह रचना आपको कृष्ण कुमार की है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जो विचार का डर है यह रचना कृष्ण कुमार का है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि विष्णु प्रभाकर जी का पहला नाटक कौन सा था। तो विष्णु प्रभाकर का पहला नाटक हत्या के बाद था। कौन सा, उस नाटक का नाम था हत्या के बाद। चलिए अगला प्रश्न है कि उजली आग किसकी रचना है। तो ये जो उजली आग है यह रचना है आपका रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर ये हो जाएगा, इनकी यह रचना है। अगला प्रश्न है कि जयासी किस धारा के कवि थे। तो जयासी जो थे आपको प्रेमाश्री निर्गुण के वो कवि थे। ठीक, वह यानी कि वह निर्गुण धारा के कवि थे जयासी। अगला प्रश्न हम लोग का 5वां नंबर है कि विद्यापति की प्रसिद्ध कृति है। तो विद्यापति की जो प्रसिद्ध कृति है वो कौन सी है। वह कृति है आपका कृति तला है। ये जो कृति लता है, कृति लता जो है ये आपका विद्यापति की प्रसिद्ध कृति है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि नमवार सिंह का जन्म स्थान है। तो नमवार सिंह का जो जन्म स्थान है वह आपका जियनपुर बनारस है। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा, जियनपुर बनारस है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि आवारा मसीहा जीवनी किसकी है। तो ये आवारा मसीहा जो जीवनी है आपको ये विष्णु प्रभाकर की है। राइट आंसर आप लोग इसका बी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 8वां नंबर प्रश्न है, यह कह रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है। तो यह है आपका रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि रेल का विकट खेल यहाँ पर किसका नाटक है। रेल का विकट खेल जो है आपका ये किसका नाटक है। तो यह है आपका बाल कृष्ण भट्ट का है। राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जमुना गंगा के नैहर में किस विद्या की रचना है। यहाँ पर जमुना और गंगा के नैहर में किस विद्या की रचना है। तो यह जो है आपका यात्रा वृत्तांत की रचना है। अगला प्रश्न है कि भग्नदूत अयज्ञ जी की कैसी रचना है। तो ये पूछा जा रहा है कि कैसी रचना है। तो देखिए ये आपको कविता संग्रह है। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारतेंदु जी की रचना है। तो भारतेंदु जी की रचना कौन सी है। देखिए उनका जो है ये सभी जो भारतेंदु का रचना है, जैसे कि वैदिक हिंसा, हिंसा ना भक्ति और यहाँ पर विद्या सुंदर और होली, ये सभी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दिनकर जी का काव्य जो प्रणभंग कब संपादित हुआ था। तो प्रणभंग जो ये संपादित हुआ था आपको 1929 में संपादित हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेमचंद के साथ कहाँ वर्ष 1924 में सहाय ने माधुरी पत्रिका का संपादन किया। तो यह संपादन जो किए थे आपको लखनऊ में। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रेमचंद और सहाय है तो ये आपको शिवपूजन सहाय की बात हो रही है कि इन दोनों लेखक जो मिलकर माधुरी पत्रिका पत्रिका का जो संपादन किया ये लखनऊ में किए थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि 100 अजान एक सुजान किसकी रचना है। तो 100 उजान और यहाँ पर 100 उजान और एक सुजान जो है यह रचना है आपका बाल कृष्ण भट्ट का। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का 15 प्रश्न जो हिंदी का कंप्लीट हो गया। और चलिए हम लोग अपने मैथ के प्रश्न को देखते हैं। ठीक, यहाँ से जो मैथ का प्रश्न है आप एक बार देख लीजिए। यहाँ से आपको 31 से लेकर आपको जो है 45 तक, इसमें टोटल 15 जो आपका प्रश्न है वो मैथ का है। तो चलिए हम लोग इसको जो फटाफट मैथ का आंसर आपको टिक कर देते हैं, आप लोग इसको बनाइएगा। यहाँ से 31 का राइट आंसर 2:1 होगा। फिर यहाँ से हम लोग का जो 32 है तो 32 का जो राइट आंसर आपको 32.5 होगा प्रतिशत में।
चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 33 नंबर जो प्रश्न है, 33 का जो राइट आंसर होगा आपका वह 550 होगा। और फिर यहाँ से आप लोग 34 है, यहाँ पर आप लोग एक बार प्रश्न को देखते रहिएगा। और 34 का जो हम लोग का यहाँ से राइट आंसर होगा तो वह 33.96 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक, चलिए अगला जो 35 नंबर प्रश्न है, तो 35 का राइट आंसर आपको 325 होगा। फिर यहाँ से हम लोग का 36 है, तो 36 का राइट आंसर क्या होगा, 40/3 होगा। फिर यहाँ से हम लोग का 37 है, यहाँ पर आंकड़े की बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होगा, तो जो ज़्यादा बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। इस पर हम लोग का जो बहुलक होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 1 2 और फिर यहाँ पर 3 यानी कि 4 बार 3 लिखा गया है, तो यहाँ पर 3 जो है बहुलक होगा। अगला प्रश्न हम लोग का 38 नंबर है, तो 38 का राइट आंसर 10 हो जाएगा। ठीक, चलिए 39 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, राइट आंसर आपका 60 हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न हम लोग का है 40 नंबर है, यह 40 नंबर पर जो प्रश्न कह रहा है आपका, तो इसका राइट आंसर 10% होगा। यहाँ पर पूछा है कि प्रति वर्ष जो ब्याज की दर कितनी होगी, तो 10%। चलिए अगला जो प्रश्न 41 नंबर हम लोग का है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 20 होगा। और यहाँ से हम लोग का जो 42 नंबर है, तो 42 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपको 250/81 होगा। और फिर यहाँ से हम लोग का 43 नंबर है, तो यहाँ पर जो 43 नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा, 2250 होगा। और यहाँ से हम लोग का 44 है, तो 44 का राइट आंसर आपको 62 हो जाएगा। और 45 नंबर जो है आपका मैथ का अंतिम प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको 1980 होगा। राइट आंसर डी करिएगा। ठीक, चलिए तो इसमें हम लोगों ने मैथ को कंप्लीट कर लिया। और यहाँ से जो हम लोग का नंबर से आपका जीके का जो प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है कि पूरा पाषाण काल में मानव द्वारा बनाए जाने वाला पहला औजार कौन सा था। ठीक, पूरा पाषाण काल में जो मानव द्वारा बनाए जाने वाला पहला हथियार, यहाँ पर हंसिया दिया गया है, कुल्हाड़ी, तीर कमान और छेनी, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कुल्हाड़ी होगा। ठीक, कुल्हाड़ी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य के निवासियों की धार्मिक संस्कृति का स्वरूप कैसा था। तो धार्मिक संस्कृति का जो स्वरूप था वह बहुदेशवादी था। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो वैष्णव धर्म की जो प्रारंभिक जानकारी है यह आपको उपनिषदों से प्राप्त होती है। चलिए अगला जो 49 नंबर प्रश्न है कि आधुनिकीकरण के दौर में भाप से चलने वाले पहले भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। तो पहले भाप इंजन का जो आविष्कार किया गया ये जॉर्ज स्टीफन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आप लोग जॉर्ज स्टीफन कर लीजिए, इनके द्वारा जो है पहले भाप इंजन का प्रयोग किया गया था। ठीक, यानी आविष्कार किया गया था। चलिए अगला जो हम लोग का 50 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि मौर्योत्तर काल के अंतर्गत अष्टाध्यायी पर बृहत टीका जो महाभाष्यम किसने लिखी। तो यह महाभाष्यम जो है अश्वघोष के द्वारा, यानी कि अश्वघोष ने लिखी। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 51 नंबर प्रश्न है, इसमें प्रश्न कह रहा है कि पूर्व मध्य काल में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर का जो निर्माण है आपको भीम जो प्रथम के द्वारा कराया गया था। यहाँ पर भीम प्रथम बोला जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि मध्यकाल में प्रसिद्ध यहाँ पर अटला देवी की मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो अटला देवी की मस्जिद का जो निर्माण कराया यह इब्राहिम शाह ने करवाया था। राइट आंसर आपका ए होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस पर पड़ा। तो ये जो सर्वाधिक इसका प्रभाव पड़ा हुआ था सूती वस्त्र उद्योग पर। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा था यह सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योगों पर पड़ा था। अगला प्रश्न है कि परितंत्र के 2 मूल घटक है, कौन कौन से है। तो वह 2 मूल घटक है आपका जीवीय और अजीवीय, दो जो है परितंत्र के 2 मूल घटक हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से वह कौन सा भारतीय राज्य है जहां प्रत्येक घर के लिए वर्षा जल संग्रह आवश्यक कर दिया गया है। तो वह राज्य पूछा गया कि वो कौन सा राज्य है, तो वह है आपका तमिलनाडु। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
अगला जो 56वां प्रश्न है कि सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला कौन सा है। तो सर्वोत्तम गुण वाला जो कठोर कोयला है वो आपका एंथ्रासाइट है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है, कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है। पोर्ट यहाँ पर पोर्ट सुएज को, या फिर भूमध्य सागर लाल सागर को, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका, या फिर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें जो राइट आंसर होगा कि जो अटलांटिका महासागर को प्रशांत महासागर से ये पनामा नहर जोड़ती है। आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से 58 नंबर जो प्रश्न है कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। तो वह प्राचीनतम जो पर्वत है आपका अरावली है। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा, अरावली। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि पृथ्वी पर भूकंप का मूल कारण है। तो पृथ्वी पर जो भूकंप का मूल कारण है वह कारण में आपका आ जाएगा भूप्रपटी के शैलों में भ्रंश। क्या होगा, भूप्रपटी के शैलों में भ्रंश। चलिए अगला जो प्रश्न है कि पूर्वी घाट के तटीय मैदान व डेल्टा किस प्रकार की मृदा से बने हैं। तो यह जो डेल्टा है बना होता है आपको जलोढ़ मृदा से। राइट आंसर आपका ए होगा। चलिए अगला जो 61 नंबर हम लोग का प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहे जाने का कारण है कि जो 2/3 सतह पानी से ढका होने के कारण इसको पृथ्वी को नीला ग्रह हम लोग कहते हैं। ठीक, राइट आंसर ए कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने व मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं। तो उन छोटे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक, राइट आंसर ए कर लीजिएगा। उन छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है। तो देश के सभी निवासियों की जो आय है यह आय कहलाती है कुल आय। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बैंक खातों में जमा राशि जो मांग पर वापस ली जा सकती है वह कहलाती है। तो वह कहलाती है आपको समय जमा। क्या कहलाती है, समय जमा। राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाले कौन सी एक कठिनाइयाँ है। तो वह कठिनाइयाँ है आपका अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, यही एक कठिनाइयाँ है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति औसत जो आय है वो बिहार की आय से कितना गुना अधिक है। तो महाराष्ट्र का जो प्रति व्यक्ति आय है यह बिहार के आय से कितना अधिक है। तो बिल्कुल सही, अच्छा प्रश्न है। यह है आपको 4 गुना अधिक प्रश्न। ठीक है, यदि वहाँ के लोग 4 रुपया कमाते हैं तो हमारे बिहार के जो है 1 रुपया कमाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एशियाई विकास बैंक द्वारा क्षेत्रीय विकास के लिए किन योजनाओं को तकनीकी तथा वित्तीय सुविधाएं दी जाती है। तो यह वित्तीय जो सुविधाएं दी जाती है आपका देखिए अफगान डयमपुरा परियोजना, फिर यहाँ पर ग्रेटर मेकगांग उप क्षेत्रीय कार्यक्रम, और फिर यहाँ से भारत पाकिस्तान को सूक्ष्म वित्तीय सुविधाएं। उपयुक्त में से यहाँ पर जो सभी जो योजनाएँ हैं की तकनीकी तथा वित्तीय सुविधाएं दी जाती है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर तीनों सही है, आपका उपयुक्त सभी होंगे। अगला जो प्रश्न हम लोग का 68 नंबर है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार बाध्य योग्य है। कौन सा अधिकार जो बाध्य योग्य है। तो देखिए जो मौलिक अधिकार है वो आपका बाध्य योग्य है। चलिए अगला जो 69वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। तो व्यवस्थापिका का जो कार्य है कि बजट की रचना करना जो होता है ये व्यवस्थापिका का कार्य नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति को आवागमन की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है तो उसे निम्नांकित में से किस स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। तो उसे वंचित किया जा सकता है आपको नागरिक स्वतंत्रता से। ठीक, प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति को आवागमन की स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं है तो उसे निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। तो नागरिक स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जा सकता है।
चलिए अगला प्रश्न जो हम लोग का 71 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का रक्षक कौन है। तो भारतीय संविधान का जो रक्षक होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय होता है जो भारतीय संविधान का रक्षक होता है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे आपको डॉक्टर BN राव थे। कौन थे? डॉक्टर BN राव। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 73 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है। तो देखिए जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का जो संबंध है यह है आपको पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था से जो है आपका 11वीं सूची का संबंध है। चलिए अगला जो प्रश्न 74 नंबर हम लोग का है कि राज्यसभा के चुनाव में किस प्रणाली को अपनाया जाता है। तो राज्यसभा के चुनाव में जो आपका प्रणाली अपनाया जाता है वो आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है आपका राज्यसभा के चुनाव में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न हम लोग का 75 नंबर है, कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन एवं नियंत्रण किस संस्था के द्वारा की जाती है। तो देखिए जो नियमन और नियंत्रण है यह आपको की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा इसका जो नियमन और नियंत्रण की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि स्तनधारी जंतु किस प्रकार के रुधिर वाले होते हैं। तो जो स्तनधारी जंतु होते हैं वह होते हैं आपके गर्म रुधिर वाले। राइट आंसर क्या होगा? ये जो स्तनधारी जो होते हैं ये गर्म रुधिर वाले होते हैं, यानी कि गर्म खून वाले होते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है, प्रश्न कह रहा है कि 2023 पुरुष हॉकी किस, यहाँ पर जो 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन ये किस शहर में प्रस्तावित है। तो यह जो प्रस्तावित है आपका रांची और भुवनेश्वर, इन दोनों में, यानी कि बी और सी आपका, सॉरी यहाँ पर रांची और राउरकेला, सॉरी यहाँ पर भुवनेश्वर और राउरकेला होगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन जो हम लोग का है बी और सी सही होगा, भुवनेश्वर और राउरकेला में रांची गलत है। ठीक, चलिए ये करेंट अफेयर का प्रश्न है, आपको ध्यान देना होगा। और प्रश्न है कि प्रोस्पेड मिनी किस प्लेटफॉर्म द्वारा शुरू की गई एक छोटी टिकट ऋण सुविधा है। तो ये भी आपका करंट अफेयर का ही प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ये पेटीएम के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, फिर से देख लीजिएगा, प्रोस्पेड जो मिनी किस प्लेटफॉर्म के द्वारा शुरू की गई, यहाँ पर एक छोटी टिकट ऋण सुविधा है, तो ये पेटीएम के द्वारा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न होता है कि कार्पस जो है कैलोसम जोड़ता है। तो कार्पस कैलोसम जो ये जोड़ता है किसको जोड़ता है? यह आपको जोड़ता है दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है। ठीक, चलिए अगला जो 79 के बाद हम लोग का 80 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि पेप्सिन डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर पेप्सिन पाचन डॉट 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 करता है। तो पेप्सिन जो होता है यह आपका गृहिणी में वसा का पाचन करता है। ठीक, गृहिणी में जो है वसा का पाचन करता है ये पेप्सिन। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि किसी जीव में गुणसूत्रों के एक सेट पर उपस्थित कुल डीएनए कहलाता है। यहाँ पर एक सेट पर जो है उपस्थित कुल डीएनए जो है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? वह आपको जीनोम कहलाता है। राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा, वो जीनोम कहलाता है। अगला जो प्रश्न है कि पादप प्रजनन का उद्देश्य है। तो पादप प्रजनन का जो उद्देश्य है कि देखिए उच्च उत्पादकता, फसल की गुणवत्ता और विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरोधकता, यानी कि उपयुक्त में से सभी होंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु संरचना को समझने के लिए बोर ने उपयोग किया था। यानी कि यह बोर का मतलब है कि ये नील बोर है, एक वैज्ञानिक है, तो ये नील बोर उनका पूरा नाम हो गया। तो इससे उन्होंने प्रयोग किसका किया था? उन्होंने कोणीय संवेग का क्वांटीकरण किया था। ठीक, आपको याद रखना है, जो परमाणु संरचना को समझने के लिए जो नील बोर थे वो कोणीय संवेग क्वांटीकरण का जो है उपयोग किए थे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव से हुई थी। यहाँ पर किसके रिसाव से हुई थी? यहाँ पर कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो उस समय यहाँ पर आपका दो मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोजन रिसाव हुआ था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से, ये कितना बड़ा हो गया,
प्रश्न हम लोग का है कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पर होमो सेपियंस है। ठीक, क्या है? होमो सेपियंस और सेपियंस है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि कोई ऊर्जा स्रोत लोड में स्थिर धारा प्रवाहित करेगा यदि इसके अतिरिक्त प्रतिरोध क्या होगा? तो इसके जो अतिरिक्त प्रतिरोध होगा वह लोड प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो। ठीक, राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि हरित गृह प्रभाव वाली गैस है। तो हरित गृह प्रभाव वाली गैस कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर आपका CO2, CFCS और SO2 ये जो सभी है आपको हरित गृह प्रभाव वाली गैस है। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि गैसों के मिश्रण में पृथक पृथक गैसों द्वारा डाला गया दाब कहलाता है। तो वह डाला गया दाब जो है आपको आंशिक दाब कहलाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी है इसमें आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि एनीमिया का संबंध डॉट डॉट होता है। तो एनीमिया का जो संबंध होता है, एनीमिया पूछा गया, एनीमिया का संबंध होता है तो ये लौह की कमी से होता है। ठीक, एनीमिया का जो संबंध होता है ये लौह की कमी से। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मंकी पॉक्स क्या है? यहाँ पर देखिए मंकी पॉक्स पूछा गया है कि क्या है? तो यह है आपका वायरस है। ठीक, मंकी पॉक्स जो है एक वायरस है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि बफर बिलियन एक ऐसा बिलियन है जिसको वायु में रखने पर इसका जो pH मान जो क्या होता है? तो वायु में रखने पर इसका pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी व बाह्य स्रावी दोनों कार्य करती है वो कौन सी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जो दोनों है आपका वह अग्नाशय है। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर के DNA को क्षति पहुंचाता है? तो हमारे शरीर के DNA को जो क्षति पहुंचाता है आपका तंबाकू, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी हमारे DNA को क्षति पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर प्रदूषक मुक्त सेल है, कौन सी है? तो प्रदूषक मुक्त सेल आपका जो ईंधन सेल होता है ये प्रदूषक मुक्त होता है। अगला जो प्रश्न है कि मक्खन और क्रीम का उदाहरण है। तो मक्खन और जो क्रीम का उदाहरण है WHO प्रकार का एक पायस जो है ये उदाहरण है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा। प्रश्न है कि मक्खन और क्रीम का उदाहरण है। तो W और बट्टे में O और प्रकार का पायस। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन की प्रक्रिया मुख्य गृहिका से प्रारंभ होती है, यानी कि मुख्य गुहा से। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन के विकृतीकरण के उदाहरण है। तो विकृति के जो उदाहरण है वह आपके हो जाएंगे सफ़ेद अंडे का स्कंदन और दूध से दही बनाना, ये जो है प्रोटीन के विकृतीकरण के उदाहरण है। ठीक, यहाँ पर ए और सी दोनों हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रुधिर कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो वह विनियमित जो करता है आपका पारा2 हार्मोन, जो कि यहाँ पर पैराथायराइड कहते हैं उसको, यह हमारे रुधिर और कैल्शियम फॉस्फेट को विनियमित करता है। अगला प्रश्न है कि बर्तन धोने हेतु प्रयोग किए जाने वाला अपमार्जक कौन सा है? तो वह अपमार्जक है आपका अनयानी अपमार्जक जो है यह बर्तन धोने में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर सी होगा। और अगला जो हम लोग का अंतिम प्रश्न है 100 नंबर है, कह रहे कि दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? तो दूध को दही के रूप में जो खट्टा करना है आपका ये किण्वन का उदाहरण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने जो अपना 100 जो प्रश्न है वो वहाँ तक कंप्लीट कर लिया। और ये प्रैक्टिस जो सेट हम लोग का था वह सेट 12 था। और आप लोग कमेंट करिए कि इसमें आपका जो कितना स्कोर कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो आपका सेट 13 है उसको जल्द ही आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।